नमस्कार मित्रों, साथियों, भावकों और प्यारे बच्चों। खान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर माई सेल्फ एम आर चौधरी आपका आज हम नए टॉपिक लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले अष्टफल की समावयवता। मित्रों, कल हमने ज्यामितीय समावयवता के बारे में चर्चा की। उससे प्रीवियस वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लास्ट वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस प्रकार होती है चर्चा। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ध्रुवण समावयवता। चलते हैं अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और कुछ प्रश्न हम समझते हैं। प्यारे मित्रों, सबसे पहले हमारे पास है आज प्रकाशिक समावयवता। हमारे पास जो बिंदु है समझने के लिए वह प्रकाशिक समावयवता। ठीक है मित्रों, इसे ध्रुवण समावयवता भी कहते हैं और इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी के साथ थोड़े अंग्रेजी के नाम भी याद रहे तो बढ़िया रहता है। प्रकाशिक समावयवी क्या होते हैं, इस बात को समझ। तो आपने ये सुना होगा कि से जो सामान्य प्रकाश आता है, इस प्रकाश के कंपन, कणों के कंपन या तरंगों के कंपन सभी संभव दिशाओं में होते हैं। यदि इस सतरंगी प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजरा जाए, इसमें से मित्रों निकोल प्रिज्म, इसमें से निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाए तो ये सतरंगी प्रकाश है, ये मैं बना दूं निकोल प्रिज्म, और इसमें से ये सूर्य का सतरंगी प्रकाश गुजरता है तो उसके बाद ये एक वर्णी प्रकाश हो जाता है। कैसा हो जाता है? एक वर्णी, यानी यह रंग है 7, यह रंग हो जाता है 1। या कलर या वर्ण होते हैं 7, या निकोल प्रिज्म से निकालने के बाद एक वर्णी प्रकाश हो जाता है। इस प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश। हमने एक समतल ध्रुवित या एक वर्णी प्रकाश की एक विकिरण किरण ली है। अब यदि हम इसे किसी यौगिक के विलयन में से गुजारें तो संभावनाएं बनती है, या तो प्रकाश के जो कणों के कंपन तल है, माना कि प्रकाश के कणों के कंपन तल सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में इस तरह से है मित्रों, प्रकाश के कणों के कंपन तल सभी संभव दिशाओं में होते हैं। लेकिन जैसे ही निकोल प्रिज्म में से गुजरता है उसके बाद कंपन तल एक दिशीय रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक वर्णी प्रकाश के लिए कंपन तल एक दिशीय रहते हैं। मेरा मतलब यह है कि अब प्रकाश के कणों का कंपन है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, सभी संभव दिशाओं में नहीं होता। ये जो लाल रंग है ये बताता है कि अब विकिरण के कंपन का तल एक है, सभी तल नहीं। ये हो गया तल यानी समतल। ऐसे प्रकाश को किसी यौगिक के विलयन में से गुजारा जाता है तो ये पॉसिबिलिटी, संभावना बनती है कि या तो ये घूमे नहीं, जिस तल में प्रकाश के कण कंपन कर रहे हैं वो उसी तल में रहे, कंपन करते रहे, या फिर इनके कंपन का तल है वो घूर्णित हो जाए, घूम जाए। क्या हो जाए? घूम जाए, ऐसे अथवा ऐसे। प्यारे मित्रों समझ रहे होंगे, ये जो घुमा है इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी ये घड़ी की सुई के विपरीत है। घड़ी की सुई की चलने की दिशा है उसके विपरीत है। इसको हम इसको हम वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाम घूर्णन या वाम ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। घड़ी के सुइए इस दिशा में घूमते हैं और ये हमारे प्रकाश का जो कंपन तल है वो यौगिक के विलयन में से गुजरने के बाद, यौगिक के विलयन में से गुजरने के बाद ये वाला तल है इधर घूम गया। इसे इंग्लिश में लीवो रोटेटरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं मित्रों? लीवो रोटेटरी। इस लीवो रोटेटरी का प्रथम अक्षर
एल, स्मॉल एल है वो, हम इनको दर्शाने के लिए इनकी ध्रुवण घूर्णकता को दर्शाने करते हैं। ये दूसरे वाले जो कणों का कंपन है इस डायरेक्शन में हो गया। इस डायरेक्शन में हो गया मित्रों, इस डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन। ये घड़ी की सुई की दिशा में है या ये दाईं ओर है, किस ओर है, राइट हैंड साइड में है। इसे हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, दक्षिण ध्रुवण घूर्णन बोलते हैं। इसे इंग्लिश में डेक्स्टरो रोटेटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्स्टरो रोटेटरी बोलते हैं। इसे स्मॉल से भी लिखते हैं। कई बार इन्हें प्लस और इन्हें माइनस द्वारा भी लिख दिया जाता है। मेरी बात आपके समझ में आई होगी। यदि हम प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से निकलकर पारगमित होकर जो हमें प्रकाश विकिरण प्राप्त हुआ है उसे हम एक वर्णी या समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस प्रकाश की खासियत यह है कि इसके कणों के कंपन एक दिशा में ही होते हैं। ऐसे प्रकाश को यदि हम किसी यौगिक के विलयन में से गुजारें और वो यौगिक यदि इन कंपन तलों के घूर्णन को दाएं या बाएं घुमा देता है, दाएं या बाएं घुमा देता है, घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की गति के विपरीत घुमाता है, तो उसके गुणों में अंतर, कौन से गुण में, प्रकाश को ध्रुवित, प्रकाश को घूर्णित, प्रकाश के कंपन तल को घुमाने के गुण में डिफरेंस होता है। और ऐसे समावयवी, प्रकाशिक समावयवी, ऑप्टिकल आइसोमर या ध्रुवण घूर्णक समावयवी कहलाते हैं। प्यारे मित्रों, बात समझ में आ गई। मैं ये कहना चाह रहा हूं, वे संकुल यौगिक या यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाएं अथवा दाएं घुमा देते हैं, वे आपस में प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। ऐसे यौगिकों का अणुसूत्र, रासायनिक सूत्र और भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। पूरा अर्थ बोलूं, वे दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र एवं रासायनिक संगठन एवं भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन प्रकाश को घूर्णित करने के गुण में अंतर होता है। ऐसे यौगिक आपस में प्रकाशिक समावयवी कहते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। मित्रों, मैं ये बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि वो यौगिक या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो अपने में से गुजरने वाले प्रकाश तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं, दाएं या बाएं, दाएं या बाएं घुमा देते हैं। समझ रहे हैं, ये दाएं घुमा देते हैं अथवा बाएं घुमा देते हैं। ये ऐसे यौगिकों को प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। ये प्रकाशिक समावयवी दो प्रकार के हैं। दाईं ओर घुमाते हैं कंपन तल को, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, डेक्स्टरो रोटेटरी, स्मॉल डी या प्लस द्वारा लिखे जाते हैं। और जो प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, उन्हें लीवो रोटेटरी कहते हैं, उन्हें वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, उन्हें स्मॉल एल से छोटे कोष्टक में माइनस द्वारा भी लिखते हैं। यह है प्रकाशिक समावयवता। इस घटना को या यौगिकों के ऐसे गुणों को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। क्लियर हुआ मित्रों? आगे बढ़ते। प्रकाशिक समावयवी या प्रकाशिक समावयवता दो प्रकार की, ये हमने सीखा। प्रकाशिक समावयवी या प्रकाशिक समावयवता दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक को हमने कहा था डेक्स्टरो रोटेटरी, एक को कहा था लीवो रोटेटरी। एक को हम कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ये कौन होते हैं? ये वो यौगिक होते हैं, ये वो समावयवी होते हैं प्रकाश के कंपन तल को दाईं ओर, राइट हैंड साइड में घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं। और एल या लीवो रोटेटरी, वाम ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं। ये वे प्रकाशिक समावयवी होते हैं तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में प्रकाश के कंपन तल को घुमा देते हैं। मित्रों, बात समझ में आ गई? ये दो प्रकार के प्रकाशिक समावयवी और ऐसा गुण रखने वाले यौगिक आपस में प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और इस गुण को
या इस घटनाक्रम को प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं कौन कौन दर्शाता है। क्या बात कर रहा हूं मैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन दर्शाता है? तो मित्रों, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस सेशन मेरिट 2023 में हम दो प्रकार के कोऑर्डिनेशन नंबर वाले संकुलों के बारे में चर्चा करेंगे। एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले और एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। यानी ऐसे संकुल यौगिक उपसह संयोजक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन से 4 लिगेंड जुड़े हुए हो, जैसे 4 उपसह संयोजक बंध बने हुए हो, 4 दाता परमाणु जुड़े हुए हो, उनकी कौन कौन से सदस्य है जो प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। और फिर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 समन्वयी संख्या 6 वाले उप सह संयोजन संख्या 6 वाले, जिनमें सेंट्रल मेटल एटम से 6 लिगेंड मोनोडेंटेट या 3 लिगेंड बाइडेंटेट या डाइडेंटेट जुड़े हुए हो, यानी 6 सिग्मा या उप सह संयोजक बंध बने हुए केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, यानी कि अष्टफलकीय ज्यामिति वाले संकुल। मित्रों, ये तो अष्टफलकीय ज्यामिति वाले होते हैं, ये तो केवल अष्टफलकीय ज्यामिति वाले ही होते हैं। लेकिन मित्रों, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कंपाउंड है वो दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं आप जानते हो? एक होते हैं स्क्वायर पिरामिडल, वो बोलते हैं वर्गाकार समतलीय या वर्ग समतलीय ज्यामिति वाले। कौन से? वर्गाकार समतलीय या वर्ग समतलीय ज्यामिति वाले। और दूसरे होते हैं चतुष्फलकीय ज्यामिति। मित्रों, ये बात सीखने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन दर्शाता है, उसके लिए एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है जिनमें सममिति का तत्व नहीं होता, जिन संकुलों में, जिन यौगिकों में सममिति का तत्व, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, क्या बोलते हैं, सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता, वो दर्शाते हैं प्रकाशिक समावयवता। अब तुम लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि ये सममिति के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों, ये सममिति के तत्व यहां समझा दूं मैं, सममिति के तत्व 3 होते हैं। कौन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं वो? यहां लिख देता हूं मैं, सममिति। क्या लिख दूं? वो एक होता है सममिति का तल, एक होता है सममिति का अक्ष और एक होता है सममिति का केंद्र। ठीक है मित्रों, सममिति का तल से यह अभिप्राय है किसी यौगिक को या किसी संरचना को हम यदि बीचों बीच में से काट कर वो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं या विभाजित हो जाते हैं, ऐसी ज्यामिति, ऐसा यौगिक ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाता है। क्या बात हुई मित्रों? मित्रों, ये बात हुई। मैं ये इसका रफ करता हूं। माना कि मेरे पास एक यौगिक है की स्ट्रक्चर ए जैसी है। अब मैं इसको दो बराबर भागों में चाकू से काट सकता हूं, इसलिए ये ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाएगा। क्लियर हो गया? दूसरी बात, मेरे पास यदि बी लेटर हो तो इसको भी मैं दो बराबर भागों में काट सकता हूं, इसलिए ये भी नहीं दर्शाएगा। ठीक है, सी हो तो ये भी दो बराबर भागों में कट सकता है, नहीं दर्शाएगा। एम हो तो बराबर भागों में कट सकता है, नहीं दर्शाएगा। माना कि मेरे पास पी हो, अब इसको दो पॉसिबल नहीं है। तल से मतलब है कि मैं हूं, मेरे यहां से किसी चाकू द्वारा पूरे शरीर को काटा जाए, चाकू है वो एक सममिति का तल है। क्या है? सममिति का तल। इस चाकू के थ्रू काटने पर, चाकू के थ्रू मेरा शरीर दो बराबर भागों में विभाजित है, इसलिए मेरा शरीर प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाए, क्योंकि इसमें सममिति का तत्व, सममिति का तल मौजूद है। इसी तरह से सममिति का अक्ष, हम कोई वस्तु लें और उसको किसी एक अक्ष, माना कि मेरे पास ये एक यौगिक है और मैं यहाँ एक सुइया डाल दूं। क्या डालूं? ये पेन घुसेड़ दूं, सुइया। अब इसको घुमाऊं कि निश्चित कोण पर, चाहे वो 45 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, 120 का हो, 180 का हो, यानी 1 डिग्री से 360 डिग्री तक 60 पर घुमाएंगे तो वो स्थिति आनी आनी।
360 को छोड़ दो, बाकी 1 से 359 डिग्री तक घुमाने पर, किसी भी डिग्री से घुमाने पर यदि समान स्थिति, समान संरचना, समान ज्यामिति प्राप्त होती है तो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शा। तीसरा, सममिति का केंद्र, सममिति का केंद्र। यदि अब ये सुइया नहीं डाल करके मैं इसको सेंटर पॉइंट मानूं और इसके सभी, तो माना कि ये भले ही तो परमाणु है, भले ही परमाणु समूह है या भले ही प्रतिस्थापी ये जुड़े हुए हैं, यदि इन सभी स्थितियों की या कॉर्नर है तो कोनों की दूरी किसी सेंटर से बराबर है तो वो सममिति का केंद्र कहलाता है। और इस सममिति के केंद्र की उपस्थिति जिसमें होती है वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाती। मित्रों, एक लाइन में कंक्लूड करता हूं। जन यौगिकों में चाहे CN4 हो चाहे CN6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यदि सममिति का तत्व मौजूद है, सममिति का तल है या सममिति का अक्ष है या सममिति का केंद्र है, तो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। और यदि ये तीनों में से कोई नहीं है, सममिति का तत्व मौजूद नहीं है, तो वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। तो प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। कौन दर्शाएगा? जिसमें सममिति का तल नहीं है, जिसमें सममिति का अक्ष नहीं है, जिसमें का केंद्र नहीं है। ठीक है मित्रों, ये बात आप 11th में अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, यहाँ वर्ग समतलीय यौगिक और चतुष्फलकीय यौगिक यहाँ ले आया मैं आपको। बेटा यहाँ ध्यान देना, इस शब्द में या ये नाम पड़ा है समतल। क्या है? समतल, यानी ये सममिति का तल मौजूद, सममिति का तल मौजूद है, इसलिए वर्ग समतलीय संरचना वाले ज्यामिति वाले यौगिक प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते। प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते। क्यों नहीं दर्शाते? क्योंकि इनमें सममिति का तल मौजूद है। क्लियर हो गया? आगे बात करें। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, बोर्ड में पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा? वर्ग समतलीय, अष्टफलकीय, सभी या कोई नहीं। उस समय हमारे को ये वाली बात याद आनी चाहिए, वर्ग समतलीय ज्यामिति वाले प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते हैं। अब बात करते हैं चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले यौगिक। चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले यौगिक, ध्यान देना मित्रों, क्योंकि इनमें सममिति का केंद्र मौजूद या सममिति का केंद्र का है, ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते। ठीक है, ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते हैं। आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं? मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो ये दर्शाते हैं, लेकिन चतुष्फलकीय संरचना वाले यौगिक ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं और ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ और है, यदि यहाँ पर चतुष्फलकीय संकुलों में इस फॉर्मूले वाले यौगिक को, विषम द्विदंतुर लिगेंड युक्त यौगिक को, तो ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। केवल ये एक ऐसा मैटर है और इसके लिए केवल एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास में, PTELY का होल ट्वाइस, या प्लेटिनम के स्थान पर हम दूसरी धातु कोबाल्ट भी लिख सकते हैं, क्रोमियम है। मित्रों ध्यान देना, मित्रों इस बात का ध्यान देना। बाकी चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले इसको छोड़कर डाइडेंटेट या विषम दाता परमाणु युक्त द्विदंतुर लिगेंड वाला यौगिक है, चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला है, तो वो दर्शा सकता। क्यों? कि ये वलय जैसी संरचना बनाता है, बाइडेंटेट के साथ जुड़, बाकी वाले नहीं दर्शाते। तो हम इसका एक डायग्राम आगे बना लेते हैं। हमारे पास ये वाला यौगिक है, माना कि COCl का होल ट्वाइस, ठीक है ना, और इस पर मैं लिख देता हूं एक धनावेश। क्यों लिखा धनावेश? क्योंकि आप जानते हो ग्लाइसिनेट है CH2 NH2 माइनस, ये एक डोनर एटम, ये दूसरा डोनर एटम,
मित्रों जानते हो ना, ये एक डोनर एटम और ये एक डोनर एटम, ये नाइट्रोजन दूसरा डोनर एटम, दोनों अलग अलग है, माइनस चार्ज है। ये आवेश संतुलन में ये वाली स्थिति है। माना कि कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है तब। अब मैं इसका डायग्राम लिखूं मित्रों, ऐसा होगा। ये सेंट्रल मेटल एटम और यहाँ ये ग्लाइसिनेट का मैं लिख दूं NH2, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O इधर लिख दूं और ये CO माइनस वाला। इसी तरह से ये भी, ये O, ये NH2, CO और ये CH2। लेकिन मित्रों आपको परीक्षा में ऐसा या किताब में ऐसा नहीं मिल रहा है। यदि हम इसको अब लिखें, इसका दर्पण समावयवी, तो ये वाला को डी मान लेते हैं और ये वाला होगा एल। किसको डी माने और किसको एल माने, तो इसके लिए सरल सा एक तरीका है। एबीसीडी में डी पहले आता है, इसलिए आप पहली जो संरचना लिखें उसको डी मान लें और बाद में लिखें उसको एल मान लें। ठीक है ना। बाकी अष्टफलकीय संकुल कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कौन सा डिवो रोटेटरी अष्टफलकीय चतुष्फलकीय, ये पता तो पोलेरीमीटर में से के विलियन पोलेरीमीटर में डालें तो हमें घूर्णन कौन बताकर बता सकते हैं। पॉजिटिव है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और नेगेटिव है तो लिवो रोटेटरी। और हम सामान्य रूप से लिखने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन ये वाला डायग्राम मित्रों हमारे को न बना करके हमारे को ऐसा बनाना है। ऐसे ये चतुष्फलक बना दिया। मैं अब क्या करूंगा सरलता के लिए, मैं अब सरलता के लिए ये वाली दोनों पास पास में लाइनें खींच दूंगा और ये इस तरह करूंगा ताकि हमारे को यूं लगे कि चतुष्फलकीय है। यहाँ लिख दूंगा मैं GLY और यहाँ भी लिख दूंगा मैं LY। GLY का मतलब होता है मित्रों ग्लाइसिनेट। अब इनको जोड़ना नहीं है, ये चतुष्फलकीय है। कैसा है चतुष्फल। जब इसे दर्पण में देखेंगे, अब मित्रों एक बात मैं फिर बताना चाहता कि सभी प्रकाशिक समावयवी, सभी प्रकाशिक समावयवी कुछ दर्पण पर, दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होते हैं और कुछ दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते। सामान्य ऐसा माना जाता है कि वे प्रकाशिक समावयवी वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, वे प्रतिबिंब रूप या एनेंसियोमर कहलाते हैं। और जो प्रकाशिक समावयवी अपने दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित हो जाते हैं, उन्हें ढक लेते हैं, उन्हें अप्रतिबिंब रूप या डाई स्टीरियोमर कहते हैं। खैर अब इसे हम दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में हमें ये सीयू ऐसा दिखेगा मित्रों, ये तो दिखेगा बड़ा, जैसा इसका दायां भाग बड़ा है तो इसका बायां बड़ा दिखेगा, ये दिखेगा। या हम लिख सकते हैं फिर दर्शाने के लिए हमारा संकुल ELY हमारा विषम तंत्र लिगेंड और इसके कोष्टक बनाकर इस तरह से यहाँ प्लस, यहाँ प्लस दर्शा सकते, पूरा कोष्टक बनाए एक कोने में कोष्टक। ठीक है मित्रों, ये बात आपके समझ में आई है तो आगे बढ़। अब मैंने दो नाम लिए थे, उनका मैं अर्थ बता देता हूं। एक प्रतिबिंब रूप और दूसरे अप्रतिबिंब रूप। अप्रतिबिंब मित्रों ये मेरा हाथ है, यदि मैं ये दायां हाथ, आप अपना हाथ दायां हाथ दर्पण के सामने रखोगे, दर्पण में इसका डायग्राम ना उल्टी हो जाएगी, यानी दर्पण का पार्श्व परिवर्तन का गुण है। हमारे यदि दाहिने जेब में पेन है तो हमारे चित्र में दर्पण में बाएं जेब में दिखेगी। यदि मेरे बाएं हाथ में लड्डू है कांच के अंदर, दर्पण में वो जेमणे हाथ में राइट हैंड में दिखेगा, पार्श्व परिवर्तन का गुण। इसलिए जब हम किसी संरचना का यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, देखते हैं, तो हमें ये सावधानी रखनी है कि बाएं वाला भाग अब दाईं ओर हो जाए और दाएं वाला भाग अगली संरचना में बाईं ओर हो जाए। ठीक है ना। अब प्रतिबिंब रूप क्या बोला मैं, प्रतिबिंब रूप। ठीक है, मैं या प्रतिबिंब रूप और वहां अप्रतिबिंब रूप बनाता हूं। मैं यह बना देता हूं पी, मैंने एक डायग्राम या संरचना ले ली, इसको मैंने दर्पण में देखा। मित्रों ये दर्पण का डायग्राम है, मिरर का है। ठीक है ना।
ये कांच में या दर्पण में ये ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। जैसा ये है जितना लंबा उतना वो भी दिखेगा। अब मैं यहाँ लिखता हूं ए, और ये दर्पण, इसको कांच में या दर्पण में देखूंगा तो ये जैसा है वैसा का वैसा वो भी दिखेगा, ठीक है ना। अब मैं यदि इसको इसके ऊपर सरकाऊं या मैं उठाकर इस पर रख दूं, माना नहीं है, माना सीधा रखना है, अब ये इधर आ जाएगा, ये वाला सिर उधर रहेगा, यानी ये इसको ढकता नहीं है। क्या बोला मित्रों? ढकता नहीं है। इसको रसायन में स्टीरियो केमिस्ट्री में बोलते हैं अध्यारोपित नहीं करता। क्या बोलते हैं? अध्यारोपित नहीं करता। इंग्लिश में बोलते हैं सुपर इम्पोज नहीं करता। क्या नहीं करता? सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ठीक। इसकी बात करूं मैं, यदि ए को सरका कर इसके ऊपर लाऊं तो ये वाला ए इसको पूरा ढक लेगा। क्या बोला मैं? ढक लेगा या ढक लेता है। ढक लेने को हम बोलते हैं अध्यारोपित होता है। क्या बोला मैं? अध्यारोपित का है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर इम्पोज होता है, पर इम्पोजिबल है या सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे संकुल या प्रकाशिक समावयवी तो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं, आपस में प्रतिबिंब रूप या एनेंसियोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? ये वाला नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, एनेंसियोमर। क्या कहलाते हैं? एनेंसियोमर्स कहलाते हैं। ये पी एक नंबर स्ट्रक्चर और ये दूसरे नंबर वाला स्ट्रक्चर है तो पी का ही प्रतिबिंब है, ये आपस में कहलाएंगे एनेंसियोमर। क्या कहलाएंगे? प्रतिबिंब रूप या एनेंसियोमर। अब यहां आते हैं, ये भी आपस में एक नंबर संरचना दो नंबर संरचना का दर्पण प्रतिबिंब है। इसको बिंब माने, ये प्रतिबिंब है। ये एक दूसरे को आपस में ढक लेते हैं, अध्यारोपित कर देते हैं, सुपर इम्पोजिबल है। इन्हें डाया स्टार डाई स्टीरियोमर्स कहते डाई स्टीरियोमर्स कहते हैं। हिंदी में बोला तो अप्रतिबिंब कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? यदि यौगिकों के या प्रकाशिक समावयवी का बिंब प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाए तो एनेंसियोमर, सॉरी, तो डाइस्टीरियोमर, और अध्यारोपित नहीं हो, ढके नहीं, तो एनेंसियोमर कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुल। आप मित्रों ये बात तो जानते हैं जिसकी समन्वय संख्या 6 होती है वो अष्टफलकीय ज्यामिति वाले होते हैं। अष्टफलकीय संरचना बोल दूं कि ज्यामिति में कई लोग गड़बड़ कर सकते हैं कि ज्यामिति समावयवता का नाम आ गया। ज्यामिति समानता का नाम नहीं बोल रहा हूं, ज्यामिति समावयवता का नाम नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिक जो अष्टफलकीय संरचना दर्शाते हैं वे ज्यामिति समावयवता दर्शाते हैं, वे ज्यामिति समावयवता दर्शाते हैं। लेकिन मित्रों यहाँ एक बात यह है कि उनमें से जो एक दंतुर लिगेंड से जुड़े हुए ट्रांस समावयवी है। क्या है? ट्रांस। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ट्रांस समावयवी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते हैं। ये बात कर ली मैंने, ठीक है ना। एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको ये बात बताता हूं कौन कौन से सूत्र वाले उपसह संयोजक यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। हम 4-5 ऐसे उदाहरण लेते हैं और उनके द्वारा इस बात को सीखते हैं। तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे ये वाला MAE होल थ्राइस। इस सूत्र का पालन करने वाले MAB होल थ्राइस का मित्रों अर्थ ये है, यहाँ A का अर्थ है एक दाता परमाणु, B का अर्थ है दूसरा दाता परमाणु। इसका मतलब है विषम दाता परमाणु, विषम डोनर एटम, विषम दाता परमाणु युक्त द्विदंतुर लिगेंड, विषम दाता परमाणु युक्त द्विदंतुर लिगेंड। अब इसका मैं आपके वास्तविक या व्यवहारिक फॉर्मूला लिखता हूं
ये लिख दिया मैंने कोबाल्ट और ये लिख दिया ग्लाइसिनेट होल थ्राइस। अब इस पर एक चार्ज बचा, 3 है इसलिए कोई चार्ज नहीं, तो कोई चार्ज नहीं। ठीक है, इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम बनाने के लिए मैं तो ध्यान देना, बहुत सरल बात है। पहले हम कोबाल्ट लिख देते हैं, ये कोबाल्ट लिख दिया। क्योंकि हम प्रकाशिक समावयवता की बात करते हैं तो हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। क्या बनाएंगे मित्रों? दर्पण प्रतिबिंब। अब मैं क्या करता हूं, आपके आपको भी क्या करना है, मेरी तरह ऐसे 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 6 उपसह संयोजक बंध या सिग्मा बॉन्ड बना देने। ये मैंने बना दी। ठीक, अब इससे मेरे को एथिलीन डाइएमीन या एथिलीन डाइएमीन, कई मित्रों को पता नहीं हो, मैं ये लिख दूं CH2NH2 CH2 NH2, इसको शॉर्ट में EN लिखते हैं। ठीक है ना, या डोनर एटम N और N समान है, इसको AA लिखते हैं। ग्लाइसिनेट की बात करते हैं तो शायद मैंने यहाँ लिख रखा होगा, नहीं लिखा, चलो लिख देता हूँ। ये CH2 NH2 और CO माइनस, इनका डोनर एटम अलग है, तो इसको हम A B लिख सकते हैं सरलता समझने के लिए। ठीक है मित्रों, अब मैं इनके लिए ये डायग्राम बनाता हूं। मैं यहाँ एक ग्लाइसिनेट को यहाँ जोड़ देता हूं, O यानी ऑक्सीजन, N यानी नाइट्रोजन, और यहाँ मैं लिख दूं GLY। दूसरे वाले को मैं यहाँ जोड़ दूं, ये N ये O ये GLY, और तीसरे वाले को मैं यहाँ जोड़ दूं, ये O ये N, या ये N और ये O, कैसे भी जोड़ें, ये GL। ठीक है ना। अब आप चाहें, अब आप यदि चाहें तो ये वाली लाइन भी खींच सकते हैं, और नहीं खींचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको दर्पण में देखूंगा तो ये वाला जो डायग्राम था इधर वाला, आपको तो मैं वापस उसी पेन से बना दूं, ये ऐसा दिखेगा, और ये जो इधर था वो दर्पण में इधर चला जाएगा। ठीक है ना मित्रों, कोई कंफ्यूजन वाली या ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी बात मेरे को तो मित्रों नहीं लग रही है, और आपको भी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है ना, कि आप मेरे बेस्ट स्टूडेंट हैं। अब यहाँ मैं एन और ओ लिख दूं, तो यहाँ ओ था तो ओ ही रहेगा, एन बाएं से दाएं चला गया, और यहाँ ये इधर चला गया, ये यहाँ रहेगा। अब ये वाला यहाँ रहेगा, ये वाला यहाँ रहेगा। तो बात समझ में आने लायक है। अब आप इसको किस ढंग से समझते हैं कि आप जानते हो। ये दोनों संरचनाएं आपस में प्रकाशिक समावयवता दर्शाती है, ऑप्टिकल आइसोमर है। इसको हम दे देते हैं नाम डी, इसको हम दे देते हैं नाम एल। सर नाम दे देते हैं, लिखें क्या? डी और एल लिख दिया। ये माना कि प्रकाश के घूर्णन तल को दाईं ओर घुमाता है तो ये उतना ही बाईं ओर घुमा देगा। इसका आईयूपीएसी नाम लिखें मित्रों, पहले हम एल अथवा डी लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड का नाम, लिगेंड ग्लाइसिनेट है तो हम लिखेंगे ट्राई ग्लाइसिनेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखा है ना, कोबाल्ट, और कोष्टक में थर्ड, आयन है नहीं इसलिए आयन नहीं लिखेंगे। ठीक है मित्रों, इस तरह से इस फॉर्मूले वाले यौगिकों में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। एक प्रकाशिक समावयवी ये, एक प्रकाशिक समावयवी ये दोनों आपस में प्रकाशिक समावयव होता। अगला फॉर्मूला लेते हैं मित्रों। अब आप में से कईयों के मन में ये आ रहा होगा कि सर ऐसा फॉर्मूला हो तो, या मैं लिख दूं MAA होल थ्राइस, इस प्रकार के संकुल हों। इस प्रकार के संकुल से मतलब है इस सूत्र का पालन करने वाले। इस सूत्र का पालन करने का मतलब ये हुआ मित्रों, इस सूत्र का पालन करने का अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जो संकुल है उसका एग्जाम्पल ये वाला है। ठीक है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था 3 है इसलिए मैंने +3 लिख दिया, क्योंकि एथिलीन डाइएमीन है वो, उसका ऑक्सीकरण 0 है। अब मैं इसके डायग्राम बनाता हूं आपके, ये पहले दर्पण बना दिया। ठीक है ना, इधर मैं एक लिखता हूं ये CO। अब इसके ये 6 स्थितियां बना देता हूं, ज्यादा कलाकारी की इसमें जरूरत है नहीं। तो हम क्या करें, एक इधर जोड़ दें एथिलीन डाइएमीन, एक इधर जोड़ दें और एक इधर जोड़ दें। यहाँ लिख दें EN, यहाँ लिख दें EN, और यहाँ लिख दें EN, यहाँ लिख दें 3+।
इसको आप दर्पण में देखेंगे, ऐसा दिखेगा मित्रों, ऐसा दिखेगा। ये CO, ये 6 हमने कोई बॉन्ड मर्जी से लिख दिए। अब ये जो दाईं ओर था ये आ जाएगा बाएं, ये दाईं ओर था ये हो जाएगा बाएं, और जो बाईं ओर था वो चला जाएगा दर्पण में दाएं। ये हमने इस तरह से लिख दिए। ठीक है मित्रों, अब इनको आपको डायग्रामेटिक दर्शाना है तो ऐसा दर्शा सकते हैं। ठीक है मित्रों, इस रूप में ये इसके यहाँ फिर हम लिख देंगे 3 प्लस आवेश। पूरा कोष्टक बनाने की जरूरत नहीं है, इतना सा करके लिख दोगे तो भी सही माना जाए। इसको हम माने डी रूप तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा एल रूप। अब इसका नाम देवे, नाम क्या होगा, डी लिख दिया, फिर लिखेंगे ट्रिस। ये वो लिगेंड है इसके नाम में संख्यावाची शब्द है एथेन 1,2 डाइएमीन या एथिलीन डाइएमीन, इसलिए हम क्या लिखेंगे मित्रों, ट्रिस, और उसके बाद एथेन 1,2 डाइएमीन, ये नाम लिखेंगे पूरा नाम हो, भले एथिलीन डाइएमीन लिखो भले एथेन 1,2 डाइएमीन लिखो। ये लिखने के बाद कोष्टक बंद करके हम लिखेंगे पाल्ट, में लिख देना भले ही आप, और थर्ड फिर लिखेंगे ION। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है मित्रों, मैं लिए चलता हूं आपको आगे। ठीक, अगली बात करते हैं। अगला हम एक फॉर्मूला लेते हैं जिसके लिए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ये शायद हमारे एग्जाम्पल नंबर होगा 3। और अब हम क्या करते हैं, MAA B2C2 प्रकार लेते हैं। MAA B2C2 मित्रों ध्यान देना, या ए का मतलब ये समदंतुर द्विदंतुक लिगेंड है, और बाकी वाला बी और सी लिखा है वो एक दंतुर या मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये थोड़ा आपको यूं अटपटा लग सकता है। ए का मतलब है समदाता परमाणु युक्त द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, और बी है इसका मतलब ये एक दंतुर लिगेंड है। क्या है, एक दंतुर लिगेंड, लेकिन ये संख्या में कितने हैं। और सी का मतलब ये भी एक दंतुर लिगेंड है, लेकिन ये संख्या में कितने हैं, ये भी 2, ये 2, ये 2, और ये द्विदंतुर, टोटल कितने हो गए 60 दंतुर। 6 उपसह संयोजक बंध 6 संयोजकता समन्वय संख्या हो जाएगी हमारी। इस प्रकार का एग्जाम्पल लेने के लिए हम क्या करते हैं मित्रों, एक संकुल लेते हैं व्यवहारिक को, EN का होल, और यहाँ NH3 और Cl। IUPAC की दृष्टि से ये सूत्र ठीक नहीं है, क्योंकि एमीन पहले आना चाहिए, क्लोरो पहले आना चाहिए, फिर वो बाद में आना चाहिए। लेकिन आप यहाँ संरचना को मद्देनजर रखते हैं इसलिए ऐसा लिख दिया, इस पर प्लस आवेश। ठीक है ना, आप कहोगे नहीं सर IUPAC की दृष्टि से लिखो सही, तो मैं लिख देता हूँ, ये CO NH3 का वोल्ट वाइस, और फिर ये Cl का वोल्ट वाइस, और फिर ये EN। अब ये IUPAC की दृष्टि से सही है, लेकिन मैंने ये वाला लिखा था इसलिए मैंने आपके ये, चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया सही। अब हम ये एक दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण रख देते हैं, मिरर बीच में MIRROR, ये मिरर है, कांच है, ठीक है ना। और इसके तरफ हम डायग्राम बनाते हैं। तो मित्रों आप ऐसा भी बना सकते हो, पहले ऐसा चतुष्फलक बना दो एक ही तल में, वर्ग समतलीय बनाने के लिए सेंटर में CO लिख दो, और इसके इस तरह से ये 4 बंद जोड़ दो, एक ऊपर संयोजकता और एक नीचे संयोजकता। ठीक है मित्रों, लेकिन अब यहाँ एक खास ध्यान रखना है कि इसका जो विपक्ष समावयवी होगा, का जो विपक्ष समावयवी होगा वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये बोर्ड का सवाल है, बोर्ड परीक्षा का सवाल है, ठीक है ना। क्यों नहीं दर्शाएगा वो बात मैं करूंगा, लेकिन तब तक आप मेरे साथ ये सीखने का प्रयास कीजिए। अब मैं NH3 को यहाँ लिख दूं, मैं NH3 को यहाँ लिख दूं, मैं Cl को यहाँ लिख दूं, मैं Cl को यहाँ लिख दूं, शेष बचा मेरा एथिलीन डाइएमीन, तो मैं यहाँ यहाँ लिख देता। ठीक है, इसको आप दर्पण में देखेंगे तो मित्रों वो डायग्राम बना लेता हूं। मेरे पास आपको सिखाने के कई तरीके हैं, आपके कौन सा जच रहा है उसको आप सीख लेना, ठीक है ना।
ये जो लेफ्ट है आ जाएगा राइट, और ये जो राइट है रहेंगे लेफ्ट। ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेंगे, नीचे वाले नीचे ही रहेंगे। कांच ऊपर वाली वस्तु को नीचे, नीचे वाले को ऊपर नहीं दिखाता, केवल राइट वाले को लेफ्ट और लेफ्ट वाले को राइट दर्शाता है। ठीक है, इसको मित्रों यदि मैं कह दूं या आप कह दो डी रूप, इसको आप कहेंगे एल। ठीक है ना। अब एबीसीडी में डी पहले आता है, इसलिए मैं डी को बाईं ओर लिख दिया, एल को दाईं ओर लिख दिया। किताब में भी यही सिस्टम अपनाया गया है। ठीक है मित्रों, अब मैं इस बात पर आता हूं कि विपक्ष समावयवी सर जी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं दर्शाते। इसलिए नहीं दर्शाते मित्रों, यहाँ डायग्राम बना दो, ये सीओ, यहाँ लिख दूं मैं माना की सीएल, यहाँ लिख दूं माना की सीएल। आप एमएन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये और ये वाला ये, या माना की मैं लिख दूं अमोनिया, यहाँ भी लिख दूं अमोनिया या एमीन, और यहाँ बना दूं ये ई एन। मित्रों अब ध्यान देना, अब ध्यान ये देना है, ये दोनों एक ही अक्ष पर मौजूद। इस ट्रांस समावयु में, ट्रांस आइसोमर में सीएल सीएल परमाणु विपरीत डायरेक्शन में है, अपोजिट है। अपोजिट होने के कारण यह सममिति का अक्ष है, ठीक है ना। इसलिए ये सममिति का तत्व मौजूद होने के कारण ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और ये सवाल तो में आना ही आना है, कुछ सूत्र लिख देंगे नीचे, निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता। इसका लिख देंगे समपक्ष और इसका लिख देंगे विपक्ष। तो उस समय आप मेहरबानी करके इस वाले को ध्यान रखना कि विपक्ष समावयवी ओआई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते हैं। ठीक है मित्रों, चलते आगे, अगली बात कर लेते हैं। अब अगला फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला नंबर शायद 4 होगा, MAA2B2। इस प्रकार के संकुल की बात करें, ठीक है मित्रों, तो प्रकार के संकुल, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं, PT EN का होल ट्वाइस और ये आपके Cl2। यहां भी वो वाली बात लागू हो जाएगी, यदि ये समपक्ष है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा, और यदि ये विपक्ष है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। ठीक है मित्रों, यहां पर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहां इसका +3 इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है मित्रों, यदि ये विपक्ष होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा, वो सममिति का तत्व मौजूद होने के कारण। अब इसका मैं डायग्राम बनाऊं पीटी वाले का, ये सेंटर में पीटी बना दिया और मैंने इस तरह से एक वर्ग समतल बना दिया, एक समावेता ऊपर और एक नीचे दर्शा दी। अब मैं सीएल को यदि यहाँ और यहाँ दर्शाता हूं तब तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। ये ईएन ईएन है, क्या ये ईएन और ये ईएन। अब इसका मैं यदि दर्पण बनाऊं यहाँ, ये पीटी, अब दर्पण में ये सीएल यहाँ, ये सीएल यहाँ, ये वर्ग समतल बना लूं तो ये हो जाएगा ईएन, जो दाएं था आ गया बाएं, और जो ये यहाँ था यहाँ। ठीक है मित्रों, इस तरह से ये वाले, अब पीटी की जगह आप सीओ रख दो तो ये वाला रूप डी बोले तो इस रूप को एल बोल। नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा मित्रों डाइक्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन प्लेटिनम सेकेंड, और इसका नाम होगा सिस पुस्तक में डी या एल डाइक्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे हैं। अब हमारे पास अगला 5वें प्रकार का एक यौगिक है, उसको मैं लिखता हूं, वो शायद हमारे हो गए। 4 प्रकार हमारे हैं, 4 प्रकारों को हमने समझ लिया। यदि हमारे पास और हो Ma2 तो वो OI दर्शाएगा, Ma2B2 तो वो भी दर्शाएगा, Ma3BD हो भी दर्शाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार ये हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता का टॉपिक यहाँ पूरा होता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़ा एक
सारणी है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वो आप अच्छे से सीखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है मित्रों, ये सुपर ट्रिक है। पहली बात तो ये है, आप भले आईआईटी का एग्जाम दें, जी का एग्जाम दें, या फिर नीट का दें, बीएससी नर्सिंग का दें, और बोर्ड एग्जाम का दें, हमारा मकसद तो मिशन मेरिट है। ये ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखता हूं मैं। क्या होगा फिर वो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा तो कितनी समावयवी बनेगा, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा तो कितने समावयवी बनेगा, और वो कुल कितने स्टीरियो आइसोमर बनेगा। ये तो है त्रिविम समावयवी, त्रिविम समावयवी, इनकी संख्या। ये संख्या है प्रकाशिक समावयवी या ध्रुवण समावयवी। ठीक है मित्रों, और ये है ज्यामितीय समावयवी या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उनकी संख्या की बात कर। ठीक है मित्रों, तैयार है? पेन निकालो, भी निकालो, और ये लिखो। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल है, लगभग 15 एग्जाम्पल है, देखना आप, बहुत काम के हैं। पीछे वाली उसमें भी, ज्योमेट्री में भी, इसमें भी। Ma6 यानी M फॉर मेटल है, ए यानी मोनोडेंटेट या एक दंतुर लिगेंड है, तो ऐसे यौगिक ना तो ज्योमेट्री समावयवता दर्शाएंगे, और न ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता दर्शाएंगे, और न त्रिविम समावयवता दर्शाएंगे। क्लियर कट हो गया। अगला Ma5B, या मैं बोल दूं MB5A, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। इस प्रकार के सूत्र वाले यौगिक भी कोई समावयवता नहीं दर्शाते हैं। तीसरे की बात करता हूं मैं, पेन को चेंज कर देता हूं, आपको अलग सा फील हो। ठीक है ना। अब हमारे पास बचा है Ma4B2, ये 4 एक दंतुर लिगेंड और ये 2 एक दंतुर लिगेंड। ठीक है ना। इस प्रकार का संकुल अभी हमने पीछे वाले में बनाया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो आइसोमर 2 होंगे, ये दर्शाएगा नहीं, और टोटल हो जाएंगे। तो ध्यान देना, Ma4B2 संरचना वाला प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता। हम केवल अश्वल के संकुलों की बात कर रहे हैं। चौथा, Ma4, अब बी दो एक दंतु लिगेंड समान थे, मैं इनको अलग कर दूं, एक बी और एक सी हो, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये बात ध्यान रखने की, दर्शाता है, दो बनाता है सिस ट्रांस, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाता, नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स ये हो गए। ठीक है ना। ये A4 वालों की बात होगी, किसकी? A4 वालों की। अब मैं फिर लिखता हूं आपके अलग अलग फील आए इसलिए, Ma3D3, इस अणु सूत्र वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कौन दर्शाते हैं GI और कौन दर्शाते हैं OI, ऑप्टिकल आइसोमर। तो इसके भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, और GI होंगे 2, और टोटल स्टीरियोमर होंगे 2। छठे की बात करता हूं, Ma3B2C, यानी बी के 3 लिगेंड थे, मैंने 2 रखे और एक तीसरा अलग ले आया। ठीक है ना। अब मित्रों, ये 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर दर्शाएंगे, ये दर्शाएंगे 0, टोटल 3। अगले की बात करता हूं, Ma3BCD, यानी बी को फिर मैंने विस्तारित कर दिया। यहाँ जो 3 लिगेंड एक जैसे थे, यहाँ 2 एक जैसे रखे, और यहाँ तीनों अलग अलग ले लिए, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब इनके GI की संख्या कितनी होगी? 4, और ये कितना होगा? ऑप्टिकल आइसोमर पहली बार इस फॉर्मूले में, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। हेक्सा का मतलब EDTA नहीं है, एक एक करके 6 लिगेंड जुड़े हुए हो, उसकी बात कर रहा हूं। अब अलग व्हील के लिए अलग कलर का इस्तेमाल कर लेते। 8वां, Ma2B2C2, इस प्रकार के फॉर्मूले वाले यौगिक हो तो इनके द्वारा दर्शाने वाले ऑप्टिकल आइसोमर 4, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर 5 होते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर इतने होते हैं, इनका योग 5 और इनका योग 6। ठीक है मित्रों, अगली बात करता हूं, Ma2B2C2 को 2 लिगेंड अलग अलग लिख दें CD, तो इनके लिए GI कितने होंगे? अब इनके लिए GI होंगे 6, और OI कितने होंगे मित्रों? तो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे अब 2, और टोटल हो जाएंगे 8। 10वां,
Ma2 BCDE, यानी सी के दो बी के दो इस प्रकार का हो तो अब ये कितने दर्शाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो 9 दर्शाएंगे और ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या होगी इनके लिए 6 और ये टोटल हो जाएंगे 15। अब अलग फील के लिए अलग कलर। 11वां MABCDEF, यानी छवई लिगेंड, छवई एक धातु लिगेंड अलग अलग हो तो इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 15 होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर 15 होंगे और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 30। मित्रों ये वाला सवाल परीक्षा में पता नहीं कितनी बार पूछ, बोर्ड एग्जाम में भी और सामान्य परीक्षाओं में भी, कठिन परीक्षा में, सरल परीक्षा कि इस फॉर्मूले वाले संकुल के कुल ज्यामितीय समावयव कितने होंगे 15 और प्रकाशिक समावयव कितने होंगे 15, त्रिविम समावयव कितने होंगे 15 और 15 30। कुछ बच्चे 15 लेकर छोड़ जाते हैं, ठीक है ना। ये एक दंतुर लिगेंडों की बात थी। उम्मीद करता हूं आपको ये सारणी बनाकर याद कर लेनी चाहिए। याद करने के लिए अच्छा बनाकर ना पढ़ते हो अपने मुख के सामने दीवार पर चिपका लेना चाहिए, ठीक है ना। इसको आप फोटो खींच लो या और कुछ कर लो। अब मैं द्विदंतुर लिगेंडों की बात करता हूं। द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड से पहले ये जानूंगा ये कितने हुए 11, ठीक। अब नंबर 12 यहां पर बात करता हूं नए सिरे से। यदि हमारे पास इस फॉर्मूले वाले संकुल हो, अष्टफल के संकुल, तो इनके द्वारा आई की संख्या 0 और ओ आई की संख्या ओ आई की संख्या कितना बोला मैं 1 और स्टीरियो आइसोमर 1। 13वां, यदि हमारे पास एम ए का होल ट्वाइस B2 हो तो MAA होल ट्वाइस B2। अभी हमने ये स्ट्रक्चर है इसका ऑप्टिकल आइसोमर लिखा था, ठीक है ना। तो इसके GI तो होंगे मित्रों 2, ऑप्टिकल आइसोमर होगा 1 और टोटल हो जाएंगे 3, ठीक है ना। अगले सूत्र की बात करते हैं। अब MA ये वाला MAA का तो होल ट्वाइस है लेकिन B की जगह 2 एक दंतुर लिगेंड ले लिए, तो इनके लिए GI की संख्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज की संख्या होगी 2, ऑप्टिकल आइसोमर होगा 1, टोटल होंगे 3। अगला, यदि हमारे पास इस प्रकार का फॉर्मूला हो MAA का होल ट्वाइस, सॉरी होल ट्वाइस नहीं है, B2 C2, यानी ये दो 4 और ये 2 दंतुर हैं इसलिए 6। इस प्रकार का सूत्र वाला यौगिक हो तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी 1 होगा, ऑप्टिकल आइसोमर भी 1 होगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर होंगे 16। मैंने कहा था ना 15 के लगभग हो जाएंगे। अब ये MAD3 यानी विषम दंतुर लिगेंड है, ग्लाइसिनेट की बात हो रही है, ठीक है ना। इसके लिए ऑप्टिकल आइसोमर भी 2 और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी 2 होते हैं, टोटल होते हैं 4। इस तरह से मित्रों ये सारणी बनाकर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक भी सवाल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर गलत नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको ठीक लगी होगी, समझ में आई होगी। आज इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं, के बीच बॉन्डिंग कैसी होती है, सिनर्जिक बॉन्ड क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और उसका अगला वीडियो होगा हमारा सारे प्रश्न जो राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा द्वारा आयोजित 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तब तक अच्छे से देखिए, सीखिए, पढ़िए। शुभ स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ, जय हिंद।